तो फाइनली कैनन ने अनाउंस कर दिए हैं उनके दोनों नए कैमरा जिसकी काफ़ी टाइम से रूमर्स आ रही थी, R8 और R50। R8 फुल फ्रेम कैमरा है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ R50 की बात करने वाला हूं और क्या क्या बात करेंगे, हम स्पेक्स देखेंगे, हम एनालाइज करेंगे कि कैमरा कैसा है, अच्छा है कि नहीं, कैसा फिट होता है कैनन के करंट लाइनअप में, प्राइस को कंसिडर करेंगे और ये मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा कि बेस्ड ऑन ये स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कैमरा आपको कैनन का ये कैमरा लेना चाहिए, दूसरा कैमरा लेना चाहिए या दूसरे ब्रांड का कोई दूसरा कैमरा लेना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आप क्या शूट करते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो R50 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने के पहले एक क्लैरिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है सब लोगों के लिए कि Canon R50 इज़ द ऑफिशियल और अनऑफिशियल सक्सेसर टू द Canon M50 Mark II। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल कुछ टाइम से देखा है, M50 Mark II के बारे में वीडियोस देखे, उन्हें पता होगा कि जब भी मैं M50 के बारे में वीडियो बनाता था, मैं उस कैमरा के कुछ खामियां जो ऑब्वियस है बताता था। 4K में क्रॉप बहुत ज़्यादा है, 4K में ऑटो फोकस अच्छा नहीं है, प्लस बेसिक चीज़ें। मैं सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट करता था कि EFM माउंट जो है वो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। कैनन उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, उसके लेंसेज नहीं बनाते हैं, एंड अगर आप उस कैमरा सिस्टम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बाद में दिक्कत ही आएगी कि आप RF माउंट के लेंसेज यूज़ नहीं कर सकते, यू विल बी स्टक विद EF लेंसेज, उसके लिए भी आपको अडेप्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी लोग उस समय मेरे से डिसएग्री करते थे कि ऐसा नहीं होता है, लेंसेज आएंगे जो भी होगा, एटलीस्ट आई हैव प्रूव्ड दैट आई वाज राइट। तो अब आप R50 के बारे में ज़्यादा जान सकते हो और अगर आपने कैमरा ले लिया है M50 यूज़ कर सकते हो। कैमरा बुरा नहीं है, उसका जो माउंट था उसका कुछ खास फ्यूचर नहीं था और वो कैनन ने अब ऑफिशियली बना दिया है, या ऑफिशियली स्टेटमेंट R50 के लॉन्च के बाद ये क्लियर हो गया है कि M50 और M माउंट के अंदर कुछ खास फ्यूचर बचा नहीं है। तो ये सब जानने के बाद, समझने के बाद अब हम बात करते हैं R50 के बारे में। तो R50 की स्पेक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेंसर की। तो APS-C सेंसर है, इसके अंदर कोई नया सेंसर डेवलप नहीं किया है कैनन ने, लेकिन कैमरा जो सेंसर यूज़ कर रहा है वो पुराने कैमराज या ऐसे कैनन के और हाई एंड कैमराज में भी वही सेंसर लगता है। तो सेंसर के परफॉर्मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ ऑटो फोकस परफॉर्मेंस या ऐसे कलर साइंस या ओवरऑल शार्पनेस जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। और 24.2 मेगापिक्सल इज अ स्वीट स्पॉट ना, वो 50 मेगापिक्सल जैसा है कि जिसमें फोटोज़ का रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है लेकिन वीडियो के फीचर्स अच्छे नहीं आते, या वो ऐसा भी नहीं है कि 12 मेगापिक्सल है तो वीडियो के लिए बहुत अच्छा है लेकिन फोटोज़ में इनफ रेजोल्यूशन नहीं है। तो इट्स अ नाइस बैलेंस बिटवीन फोटो एंड वीडियो। एंड फोटोज में अगर ऑटो फोकस की बात करें तो कैनन का डिजिटेक प्रोसेसर इज ऑलरेडी गुड, ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस बढ़िया है, जो उसका कवरेज है फुल 100% आपको कवरेज मिलता है, प्लस एनिमल डिटेक्ट और एनिमल आई डिटेक्ट, ह्यूमन आई डिटेक्ट, फेस डिटेक्ट और व्हीकल डिटेक्ट, सारे ऑटो फोकस मोड इसके अंदर भी प्रोग्राम्ड है जो कैनन के हाई एंड कैमराज में भी आते हैं। तो ऑटो फोकस के मामले में कैनन के कैमरा में या R50 में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इवन 4K में भी यहीं पर रिपोर्टेड है कि इसके अंदर भी ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस वर्क करता है, जो एक सबसे बड़ी कमी थी M50 के बारे में। और अगर बात करें फ्रेम्स पर सेकंड की तो 15 फ्रेम्स पर सेकंड तक आप शूट कर सकते हो इन इलेक्ट्रॉनिक शटर मोड और 12 FPS या 12 फ्रेम्स पर सेकंड पर शूट कर सकते हो विथ मैकेनिकल शटर विथ ऑटो फोकस। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जब देखो सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है बिटवीन एनी एंट्री लेवल कैमरा फ्रॉम द सोनी मार्केट, क्योंकि सोनी का जो कैमराज हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 10 फ्रेम्स पर सेकंड पर शूट करते हैं, A6400, A6300, और यहाँ पर हमें बेटर फ्रेम्स पर सेकंड देखने को मिल रहा है विथ फुल कवरेज विथ ऑटो फोकस एंड कैनन का बढ़िया ऑटो फोकस परफॉर्मेंस के साथ में। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज हमें देखने को मिलता है व्हेन कंपेयरिंग दिस कैमरा विथ Sony A6400 या इवन ZV-10। अगर वीडियो स्पेक्स की बात करें तो Canon R50 के अंदर आप शूट कर सकते हो to 4K 30 FPS यूजिंग द फुल विड्थ ऑफ द सेंसर। इसका मतलब कि नो क्रॉपिंग इन 4K प्लस 6K ओवर सैंपल वीडियो आपको देखने को मिलेगा जब 4K शूट करोगे। इसका मतलब कि शार्पनेस जो आएगी वीडियो के अंदर बहुत अच्छी आएगी। फुल HD में बात करें तो अप टू 120 FPS आप शूट कर सकते हो और वीडियो के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, यानी कि इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं है, लेकिन डिजिटल स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा ओनली इन वीडियो मोड। एंड जो मैंने वीडियोज़ देखे, रिव्यूज़ देखे, उसके अंदर मैंने देखा कि जो वीडियो का जो स्टेबलाइजेशन परफॉर्मेंस है, डिजिटल स्टेबलाइजेशन थोड़ा क्रॉप डेफिनेटली करेगा बट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। तो अगर आपके पास में IBIS है या नहीं है उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप रन एंड गन टाइप शूट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल व्लॉगिंग कर रहे हो, जनरल हैंडहेल्ड वीडियो बना रहे हो, तो आपको डिजिटल स्टेबलाइजेशन में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो टेक्निकली R50 को देखा जाए तो वीडियो स्पेक्स के हिसाब से भी वो काफ़ी अच्छा कैमरा है। तो अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इस अनाउंसमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा ऑड और सबसे ज़्यादा खराब लगी मुझे, और वो है इस कैमरा के साथ में अनाउंस जो किट लेंसेज है। किट लेंसेज मुझे काफ़ी हॉरेबल लगे, नॉट बिकॉज लेंसेज खराब है, बट आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला किट लेंस है 18-45 f 4.5 to 6.3
बहुत ही ऑड लगा मुझे कि इतना नैरो एपर्चर वाला लेंस किट लेंस में इंट्रोड्यूस किया है। डेफिनेटली APS-C लेंस है तो हल्का रहेगा, प्राइस भी हो सकता है कम हो अगर अलग से खरीदो, इमेज स्टेबलाइज तो है ही सही, बट एपर्चर रेंज बहुत ही खराब लगी मुझे इस लेंस की। और सेकंड लेंस भी कुछ खास कम नहीं है, 55-110 f5 to f7.1, ये भी स्टेबलाइज लेंस है, लेकिन एपर्चर जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। अगर 4.5 होता, 3.5 होता तो एटलीस्ट थोड़ा एक्सेप्टेबल होता, जो हमें एटलीस्ट किट लेंसेज के अंदर मिलते हैं 18-55, 3.5, जो हमें EFS लेंसेज के अंदर मिलते हैं, तो मुझे ज़्यादा बेटर लगता। उससे भी 2 स्टॉप डार्कर, 2 स्टॉप स्लोअर लेंसेज हमें मिले इस पार्ट ऑफ द किट। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप ये वीडियो देखने के बाद मन बनाते हो कि R10 इज़ द कैमरा फॉर यू, आई वुड रेकमेंड कि आप बॉडी ओनली परचेस करो एंड देन परचेस EF लेंसेज और इवन RF लेंसेज जो आपके बजट में सूट करते हो। डोंट गो विद द किट लेंसेज, मुझे लगता है वो ज़्यादा खास नहीं है। तो हमने फोटोग्राफी की बात कर ली, वीडियो की बात कर ली, लेंसेज की भी बात कर ली, बात करते हैं प्राइस की थोड़ा रुक कर। लेकिन पहले हमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करना है कि क्या आपको ये कैमरा खरीदना चाहिए। तो कैमरा डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन कैमरा खरीदने के पहले आप सिर्फ एक कैमरा तो जज नहीं करोगे, आप देखोगे कि इससे कंपैरेटिव यानी इसके आसपास मुझे सिमिलर कैमरा या बेटर कैमरा मिल सकता है। तो जो भी इसकी प्राइस है, अगर उसमें थोड़ा सा बम्प करें या थोड़ा कम करें तो क्या मुझे वैसी वैल्यू या उससे बेटर वैल्यू मिल सकती है, वो क्वेश्चन का आंसर देना ज़्यादा ज़रूरी है। ये कैमरा तो डेफिनेटली अच्छा ही है फॉर द प्राइस रेंज, लेकिन क्या कौन से कंपैरिजन कर सकते हैं या कैनन के कौन से लाइनअप के कैमरास इसके साथ कंपेयर करते हैं उसकी बात करते हैं। एंड ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ सबसे जो क्लोजेस्ट मैच इस कैमरा का है इज द कैनन R10। तो बेसिक कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द R50 एंड R10, देन इसके आंसर करेंगे कि क्या आपको एक कैमरा खरीदना चाहिए। तो मैंने Canon R50 और R10 के सारे स्पेक्स को एनालाइज किया और जो जो चीज़ें मुझे लगी इंपॉर्टेंट है, जो कंसिडर करनी चाहिए आपको बिफोर परचेसिंग और बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, वो मैंने नोट डाउन किए। तो उनकी बात करते हैं। तो पहली चीज़ जो मुझे लगी कि R10 का जो एर्गोनॉमिक्स है, जो कैमरा को आप बॉडी को होल्ड करते हो, उसके बटन का लेआउट है, वो थोड़ा बेटर लगा। अब डेफिनेटली एर्गोनॉमिक्स इज जस्ट एन ओपिनियन, यानी ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है आपको दोनों कैमरास की इक्विवेलेंट लगे, हो सकता है आपको R50 के बेटर लगे, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, बट मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो मैंने नोट डाउन कर लिया। फोटोग्राफी की बात करें तो मुझे लगता है कि वहाँ पर R10 थोड़ा सा एज आपको ज़्यादा अच्छी मिलती है इन टर्म्स ऑफ FPS। आप R10 के अंदर 23 फ्रेम्स पर सेकंड तक शूट कर सकते हो और R50 में आपको सिर्फ 15 FPS मिलेगा। अब मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम 23 से कंपेयर कर रहे हैं। टेक्निकली 23 और 15 दोनों ही बहुत फास्ट है, लेकिन ऐसे सिनेरियो में जहाँ पर एकदम एब्सोल्युटली क्रिटिकल है टू गेट द राइट शॉट, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स हो गया, वेडिंग हो गया, वहाँ मोमेंट्स रिपीट नहीं होते, तो वहाँ पर 23 विल डेफिनेटली हैव एन एज ओवर 15। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो फोटोग्राफी में आपको कंसिडर करनी है कि R50 का जो बफर है वो काफ़ी छोटा है। रॉ बफर तो इज अंडर 10 और अगर JPG बफर लें तो वो भी बहुत ज़्यादा खास नहीं है। और R10 के अंदर ऐसा नहीं है, R10 के अंदर बफर साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो किसी भी प्रोफेशनल सिनेरियो में आई वुड प्रेफर द R10 ओवर द R50। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोटवर्दी है कि आप R10 के अंदर 4K 60 भी शूट कर सकते हो, जो R50 में आप शूट नहीं कर सकते। डेफिनेटली 4K के अंदर काफ़ी या 4K 60 के अंदर काफ़ी बड़ा क्रॉप है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे ज़रूरी है शूट करना 4K 60, एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। वीडियो के अंदर R10 के अंदर एक और बड़ा एज है कि वहाँ पर 10 बिट 422 शूट कर सकते हो और HDR PQ मोड है, जिससे थोड़ी डायनेमिक रेंज बेटर हो जाती है। दोनों कैमरास के अंदर लॉग फीचर नहीं है, आप लॉग में C-Log, C-Log 2, C-Log 3 में शूट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आपको बेटर कलर्स मिलेंगे, बेटर डायनेमिक रेंज मिलेगी इन दी R10। R50 के अंदर ये थोड़ा सा भी कमी है। तो R50 और R10 को हमने कंपेयर कर लिया है, लेकिन कौन सा कैमरा आपके लिए बेटर है वो डिपेंड करेगा दो चीज़ों पे। फर्स्ट, आप क्या करना चाहते हो, और सेकंड, क्या आपके बजट में कैमरा फिट होता है कि नहीं। तो जैसा हम आप सिचुएशन से या मेरी फीचर कंपैरिजन से क्लियर हो ही होगा कि R50 इज एन एंट्री लेवल कैमरा ऑफ कोर्स, बट इट इज एम्ड एट बिगिनर्स जो प्रोफेशनल काम नहीं करते या नहीं करना चाहते, जो हैंड एंड व्लॉगिंग करते हैं, बेसिक कंटेंट क्रिएशन करते हैं, उनके लिए बेटर है। लेकिन अगर आप प्रो शूटर करना चाहते हो या फोटोग्राफी में प्रोफेशनली घुसना चाहते हो, वीडियोग्राफी में प्रोफेशनली जाना चाहते हो, तो R10 विल बी द बेटर कैमरा फॉर यू, क्योंकि उसके फीचर जो हैं थोड़े प्रोफेशनल ओरिएंटेड है। अब बात करते हैं दोनों की प्राइस क्या है। अप्रॉक्सीमेट प्राइस R10 की जो आती है वो अराउंड 83,000 है, लेकिन MRP अगर देखा जाए जो एक्चुअली में रिटेल में मिलती है वो अराउंड 80,000 है। एंड अगर प्राइस सिमिलरली कंपेयर की जाए तो R50 की जो प्राइस आएगी वो अराउंड 60 to 65,000 के बीच में आनी चाहिए, अराउंड 62,000 मार्क। तो is paying 20,000 or 18,000 over the R50 and getting the R10 worth it for you? ये आप ही डिसाइड कर सकते हो। बेसिकली आपको करना क्या है उस पर डिपेंड करता है, राइट। जो कैमरा के फीचर्स हैं, जो स्पेसिफिकेशन है, मैंने दोनों क्लियर कर दिए हैं, आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन 20,000 का डिफरेंस अगर मुझे मिलता है, क्योंकि मैं अभी प्रोफेशनली शूट करता हूँ, मेरा कॉन्टेंट क्रिएशन इज माई फुल टाइम जॉब, आई विल डेफिनेटली पिक द R10 बिकॉज 20,000 से ज़्यादा मुझे वो फीचर्स ज़्यादा वैल्यूबल लग रहे हैं।
तो Canon R50 और R10 को हमने कंपेयर कर लिया है, लेकिन अगर हम R50 को दूसरे ब्रांड से कंपेयर करें तो हमें क्या बेटर डील मिलेगी कि खराब डील मिलेगी, वो कंपेयर करना या वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स Canon के दो ही मेन कंपेटर्स हैं, सोनी एंड नाइकॉन, और एंट्री लेवल प्राइस रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा कैमराज है भी नहीं। नाइकॉन में Z50 है और एक दो कैमराज हो सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास में A6400 है प्रॉब्ली एंड ZV-10 है। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस क्या है इन तीनों कैमराज को अगर हम कंपेयर किया जाए तो बेसिकली कौन सा कैमरा हमें बेस्ट वैल्यू फॉर मनी देता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इन तीनों कैमरास को अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करें और सारे स्पेक्स में जाएं तो बहुत डिटेल हो जाएगा, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमें स्पेक्स को डिस्कस करना। मेरे हिसाब से दो ही ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनको कंसिडर करना ज़रूरी है। पहला है इनबिल्ट बॉडी स्टेबलाइजेशन या डिजिटल स्टेबलाइजेशन की बात करो, नॉट फिजिकल स्टेबलाइजेशन। अब ZV-10, Z50 और R50 में तीनों में IBIS तो नहीं है, लेकिन डिजिटल स्टेबलाइजेशन बिल्ट इन है। लेकिन अगर आप लेट्स से आपको ZV-10 नहीं चाहिए, आपको A6400 लेना है, उसके अंदर EVF भी है, तो डेफिनेटली आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा। तो एडवांटेज फॉर ZV-10 कि अगर ZV-10 लेते हो तो EVF आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप यू आर गेटिंग डिजिटल स्टेबलाइजेशन। आपको R10 लोगे या Z50 लोगे तो वहाँ पर स्टेबलाइजेशन डिजिटल आपको दोनों कैमरास के अंदर भी मिल जाता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन माई केस, इज़ द लेंस चॉइसेस दैट यू गेट। Z50 के साथ में अगर आप जाते हो तो आपको Z माउंट के लेंसेज लेने चाहिए। आप डेफिनेटली अडेप्टर के साथ में FX या DX फॉर्मेट के लेंसेज यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो बात होगी कि नया कैमरा और पुराना लेंस को ज़्यादा मुझे सेंस नहीं बनता। डेफिनेटली अगर प्राइस बचानी है, थोड़ा कम पैसों में काम करना है, तो इट इज़ वर्थ इट एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल टू। सेम चीज़ आती है आपको Canon के साथ में RF माउंट के लेंसेज लेने चाहिए। काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस उनसे मिलेगा। एडेप्टर के साथ में EF लेंसेज यूज़ करोगे तो भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, बट देन यू आर नॉट गेटिंग द टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस। यहाँ पर सोनी के साथ में एक एडवांटेज है कि सोनी बिकॉज ई माउंट के लेंसेज ही बनाता है, तो आपको ई माउंट के लेंसेज मिल जाते हैं। प्लस जो ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि सोनी काइंड ऑफ एनकरेज तो नहीं करता, लेकिन सोनी डज नॉट रिस्ट्रिक्ट थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम लेकिंग लेंसेज। तो अगर आपको सोनी के अंदर ई माउंट के खुद के जी मास्टर लेंसेज या सोनी के लेंसेज एक्सपेंसिव लगते हैं तो आप टैमरन के लेंसेज ले सकते हो, आप सिग्मा के लेंसेज ले सकते हो, आप दूसरी ब्रांड्स के लेंसेज खरीद सकते हो। लेकिन कैनन ने रिसेंटली और काफ़ी टाइम से दूसरे ब्रांड्स या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स को लिटरली मना किया है या लॉ सूट से थ्रेटन किया है कि वो RF माउंट के लेंसेज नहीं बनाए। तो आपको अगर थर्ड पार्टी लेंसेज में सस्ते लेंसेज मिल सकते थे कैनन के अंदर, तो वो कैनन ने ऑफिशियली बोलूँगा कि उन्होंने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स को मना किया है कि नहीं, आप सिर्फ RF माउंट के लेंसेज नहीं बनाओगे। ये लोग जो है वो कैनन के ही लेंसेज खरीदेंगे और डेफिनेटली एक्सपेंसिव लेंसेज खरीदेंगे। तो ये एक्स्ट्रा कंसिडरेशन आपको रखनी चाहिए जब आप कोई भी कैमरा इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि कैमरा से ज़्यादा लेंसेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ओवर द लॉन्ग रन। एक पुरानी सेइंग है कि यू शुड डेट योर बॉडीज बट यू शुड मैरी योर लेंसेज, यानी एक बार आप लेंस खरीदते हो तो यूजुअली आप लाइफ टाइम तक यूज़ करते हो, बॉडी आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। तो ये सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, सब अंडरस्टैंड करते हुए, अब मुझे कमेंट्स बताओ कि इन तीनों कैमराज में से या R50 या R10 के अंदर कौन सा कैमरा आपको लगता है आपके नीड्स के लिए बेस्ट रहेगा। मुझे देखना है कि आपको कौन सा कैमरा पसंद आता है। कमेंट्स बताओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, किसी का शेयर करो, और मिलेंगे अगले वीडियो में।